28 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी की न्यूज़ देखेंगे। द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली वाज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हमारा जो NCLAT है ना, ये आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। उन्होंने कहा था कि जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं ना, जुडिशियल मेंबर कौन होते हैं? जो हमारे जुडिशरी के अंदर पार्ट होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं। इज़ नॉट अ मस्ट फॉर द CCI टू वैलिडली डिस्चार्ज इट्स फंक्शन। सिंपल सी बात है, जो कंपटीशन कमीशन है, देखो कुछ कमीशंस होते हैं और कुछ काउंसिल्स भी होते हैं। काउंसिल जो होते हैं ना, में जनरली आपको कुछ मिनिस्टर्स का रोल मिलेगा, विच आर लाइक लेजिस्लेचर्स। और जो कमीशंस वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स, इनका रोल ज़्यादा मिलेगा। ध्यान रहे, जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो MP भी होते हैं और वो मिनिस्टर भी होते हैं। तो मिनिस्टर एग्जीक्यूट भी कर रहा होता है और वो लॉ भी बना रहा होता है। बट कमीशंस और काउंसिल में थोड़ा डिफरेंस होता है। CCI जो था ना, ये 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये कंपनी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर आता है। इनका काम ही जनरली ये होता है, कंट्री के अंदर ना कौन जो कंपनीज होती हैं आपस के अंदर, वो कंपटीशन को जब एक्सटेंड कर रही होती है, जैसे जियो है और उसके बाद एयरटेल हो गया है, तो ये किस तरीके से कंपटीशन को कर रहे हैं, ये फेयरली होना चाहिए और उसमें इक्वालिटी भी होनी चाहिए। दोनों में से किसी को कोई गवर्नमेंट की साइड से कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज या एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इसमें एक चेयरपर्सन भी होते हैं एंड 10 अदर मेंबर्स होते हैं। क्वालिफिकेशन जो होती है उसमें उस पर्सन की कुछ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट एट्सेट्रा। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक न्यूज़ में था वो था EHRMS, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप लोग जनरली HR जो होता है वो कंपनीज के अंदर उनका काम होता है एम्प्लॉयमेंट का एंड रिक्रूटमेंट वगैरह का काम होता है। जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं फर्म के, उनका टेक केयर करना, उनके बारे में चेक करना, उनकी सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना। तो एक पोर्टल है रिवैम्प्ड EHRMS 2.0 का पोर्टल, इसको रिवैम्प किया गया है। ये DOPT के द्वारा लॉन्च किया गया था। बेसिकली इनका काम ही क्या होता है कि जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज होते हैं ना गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अंदर, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उन सबका एक वर्किंग एनवायरनमेंट को ना पूरा डिजिटलाइज करने की कोशिश करना। तो पहले भी इसका एक वर्जन आया था, अब इसको फर्दर और अपडेट किया गया है। देन वी हैव दिस अमृत भारत स्टेशन स्कीम। रेलवे प्लान कर रही है कि 1000 के आसपास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है ना, उनको ABSC के अंडर लेके आ जाए। क्यों लेके आया जाए? क्योंकि उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है कि वो फ्यूचर में बड़े रेलवे स्टेशन बन सकते हैं एंड वो डेवलपिंग सिटीज़ का पार्ट भी है। उनको मॉडर्नाइज करने से चीज़ों को बहुत अच्छे से कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर हम लोग रेलवेज़ को फर्दर डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वन लाइनर है डार्क पैटर्न्स का। अभी क्या होता है ना, अब जनरली कुछ कंपनीज जो होती हैं, जैसे बिग टेक फर्म्स होती हैं, इन्होंने बताया यहाँ पर एग्जांपल दिए एप्पल के, अमेजोन के, स्काइप वगैरह पे। ये कुछ अपने जो इनका प्रोडक्ट वगैरह डिज़ाइन किया जाता है या फिर कुछ सर्विसेज वगैरह जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, उसमें जो डिज़ाइनिंग की होती है, जो यूज़र इंटरफेस होता है ना, उसमें वो कितना एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं, वहाँ पर डार्क पैटर्न चीज़ आती है। डार्क पैटर्न क्या होता है ना, ये कुछ अनएथिकल यूज़र इंटरफेस के डिज़ाइंस होते हैं जो कि एक यूज़र के जो इंटरनेट का एक्सपीरियंस होता है ना, उसको हार्ड कर देते हैं और इवन यूज़र्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन ये कंपनीज़ को बेनिफिट भी दे रहे होते हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज इन डार्क पैटर्न्स को यूज़ करती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, और वो यूज़र का जो राइट टू फुल इन्फॉर्मेशन होता है ना अबाउट द सर्विसेज, उसको टेक अवे कर लेती हैं। यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके ब्राउज़र के अंदर आपको क्या कुछ चीज़ें मिल सकती थी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो उनको आपसे छुपा ली जाती हैं, वो कुछ डार्क पैटर्न्स का पार्ट बन जाते हैं। इसके कारण इंटरनेट यूज़र जो होता है ना, वो अपने फाइनेंशियल और डेटा एक्सप्लॉयटेशन का भी कहीं ना कहीं वल्नरेबल हो जाता है। बहुत बार आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोग नोटिस करते हो कि आपने अमेजोन वगैरह के ऊपर कोई प्रोडक्ट सर्च किया होगा और फिर आप अपना जीमेल वगैरह में जाओगे तो आपके जीमेल में एक आपका वो डिस्प्ले आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट में, वो आपको वहाँ से ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। इवन आप गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करोगे ना और फिर आप अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, तो उसके एड्स आपको वहाँ पर भी विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। होता क्या है ना कि बहुत बार इन डार्क पैटर्न्स के थ्रू आपका जो डेटा होता है ना डिवाइस का, वो इन कंपनीज तक जा रहा होता है, उसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में कभी कभी आपका जो फाइनेंशियल डेटा होता है ना, वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है। नाउ वी हैव ऑर्गेनिक सोलर सेल्स। रिसेंटली IIT कानपुर के कुछ रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की थी। उन्होंने स्टील के जो सबस्ट्रेट्स होते हैं ना, उनसे एक ऑर्गेनिक सोलर सेल बनाया था। ऑर्गेनिक तो आप लोग समझते होंगे और सोलर सेल का भी आपको आसानी से पता होगा। अब उसमें क्या किया था ना, उन्होंने एक स्टील की जो रूफ होती है ना, उसको एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया था।
स्टील की रूफ्स होती हैं जनरली, बहुत सारे जो एक तरीके के जो कच्चे घर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर स्टील की शीट्स लगाई जाती हैं आज की डेट में, आज भी लगता है ऐसा। तो ये ऑर्गेनिक सोलर सेल जो होता है ना, ये फोटोवोल्टिक ही होते हैं, टेक्नोलॉजी पर ही काम करते हैं। एंड इसमें ऑर्गेनिक पॉलीमर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लाइट अब्जॉर्बिंग लेयर पर काम करता है। फ़ायदा क्या होता है, एक तो लाइट वेट होते हैं ना, काफ़ी लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकी कम लगती है। देन गैलियम नाइट्राइड भी न्यूज़ में था, एक नई रिसर्च से पता चला था कि जो इंफ्रारेड का लाइट एमिशन होता है ना, और जो एब्जॉर्प्शन होता है विद दिस, ये जो गैलियम नाइट्राइड के जो नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनको फर्स्ट टाइम ऐसा ऑब्जर्व किया गया था। अभी गैलियम नाइट्राइड क्या होता है तब हमको समझ में आएगा किया क्या था। गैलियम प्लस नाइट्रोजन बहुत ही हार्ड, मैकेनिकली स्टेबल वाइंड एक सेमीकंडक्टर होता है। क्यों होता है, ये हाई पावर के ट्रांजिस्टर्स में काम आता है। इसके अलावा ये स्विचिंग स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, यानी कि एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में स्विच कर पाना। अब हुआ क्या है ना, उन्होंने पता चलाया था कि एक पर्टिकुलर मतलब गैलियम नाइट्राइड का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो इंफ्रारेड का लाइट का जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है ना, उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसके बारे में कुछ नई रिसर्च पता चली। अब उन्होंने यहाँ पे बहुत डेप्थ में बताया नहीं है, बट हमको गैलियम और नाइट्राइड के बारे में पता होना चाहिए सिर्फ। इसको जनरली हम लोग अपने डिफेंस में, इमेजिंग, सेंसिंग में, सैटेलाइट्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो स्विचिंग जो प्रॉपर्टी होगी ना उसकी, वो बहुत काम आएगी। और कॉमनली ये हमारे लाइट एमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारी एलईडीज़ में। और एलईडीज़ आपके एग्जाम में पहले प्रीलिम्स में पूछा गया है, और एक ब्लू एलईडी करके क्वेश्चन आप लोगों का पहले मेंस में भी आया हुआ है। नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट द रॉक कार्विंग्स ऑफ रत्नागिरी। अब जनरली आप लोगों ने भिमबेटका, मिर्ज़ापुर की कार्विंग्स वगैरह के बारे में सुना ही होगा। तो कुछ साइटिंग द डैमेज टू दी पेट्रोग्लिफ्स, एक्सपर्ट ने कुछ रेड फ्लैग की थी। उन्होंने कहा था कि एक मेगा ऑयल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है जो कि रत्नागिरी में, विच इज़ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था कि ऑयल फैक्ट्री का लगाया। उन्होंने कहा था कि अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर ये जो कार्विंग्स वगैरह होंगे ना, इनको नुकसान पहुँचेगा। तो ये पेट्रोग्लिफ्स क्या होती हैं, ये ड्राइंग्स ही होती हैं जो कि रॉक के सरफेस को, पत्थर होता है ना उसका सरफेस को थोड़ा सा रब कर करके बनाई जाती हैं। और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में है। रॉक कार्विंग्स जो होती है लेटराइट रॉक के ऊपर की गई थी प्री हिस्टोरिक एरा के अंदर, एंड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इनको ऐड किया गया है। तो जो टोटल रॉक क्रेविंग्स है हमारे कोंकण रीजन के अंदर वो 1000 के आसपास हैं। इनको हम लोग कत्तल शिल्प, कत्तल एक्चुअली जो होता है ना पत्थर होता है जो रॉक, अगर उसका आप सरफेस हटाओगे तो कुछ जो टुकड़े पड़ जाते हैं उनको कत्तल बोलते हैं। तो ये कत्तल शिल्प, और शिल्प तो मतलब वो पूरा कार्विंग होता है उसको बोला जाता है। इसमें एनिमल्स, बर्ड्स, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अनलाइक भिमबेटका और मिर्ज़ापुर, वहाँ पर कोई भी एनिमल हंटिंग के सीन्स डिपिक्ट नहीं होते हैं। आपको पता होगा अगर प्रीलिम्स के अंदर इफ़ यू गो फॉर दिस एंशिएंट के जो टॉपिक्स हैं आर्ट एंड कल्चर के, तो ऐसे स्टेटमेंट्स पर क्वेश्चन बनते हैं। देन वी हैव दिस लोसार फेस्टिवल। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने जो तिब्बतन न्यू ईयर होता है ना, उसमें जो तिब्बतन बुद्धिज़्म होता है वहाँ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख के अंदर, लोसार फेस्टिवल जो होता है। एंड इसमें जनरली जो हमारा प्री बुद्धिस्ट एरा था ना तब की बात की जाती है। तो जब तिब्बतन जो थे ना उसमें वो बॉन रिलीजन को फॉलो करते थे। मदन मोहन मालवीय जी रिसेंटली न्यूज़ में थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था, एंड ही पास्ड अवे ऑन 12 दिसंबर 1946, ऑलमोस्ट 1 ईयर तो कह सकते हैं, 6 महीने के आसपास बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो इनका जन्म प्रयागराज में, जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था, हुआ था। फ्रीडम फाइटर थे, एजुकेशनिस्ट थे। प्रॉपरली इनको हम महामना के नाम से जानते थे। 1906 में इन्होंने हिंदू महासभा की शुरुआत की थी, और 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो भी सकते हैं BHU के पढ़ने वाले, तो आप लोगों को वैसे ही पता होगा। शॉर्ट में जब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो इनको MM या फिर M3 के तौर पर, मतलब मैं बता रहा हूँ जनरली क्या होता है ना कि लोगों को अपने नोट्स वगैरह जब बनाने होते हैं तो महात्मा गांधी लिखना पड़ता है। तो यू डोंट हैव टू राइट महात्मा गांधी एवरी टाइम, यू सिंपली हैव टू राइट MG, या फिर ऐसी मदन मोहन मालवीय जी को M3 लिखा जाता है। अगर आप लोग देखोगे ना अपने टॉपर्स वगैरह के नोट्स, तो वो लोग इसको इस तरीके से ही डिपिक्ट करते हैं। इट्स ईजी टू रिमेंबर। फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उस टाइम पर, उसके भी पार्ट थे, ये इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन के भी थे 1886 में। अब 1885 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। 1886 में इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था, और 4 बार इसके प्रेसिडेंट भी बने थे। कब? 1909 में, 1918 में, 1932 में, 1933 में। कांग्रेस के ये जो कमीशन, ये जो कांग्रेस के सेशंस होते हैं ना, इन पर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में। फिर एडिटर थे ये हिंदुस्तान के, एंड इन्होंने अभ्युदय करके एक हिंदी वीकली भी स्टार्ट किया था। मर्यादा करके भी हिंदी मंथली साइन किया था, एंड इंग्लिश डेली में लीडर भी थे।
2050 में इनको भारत रत्न दिया गया था एंड ही इज़ पॉपुलरली नॉन फॉर हिज पेट्रियटिज्म, ऑनेस्टी एंड इम्पार्शियलिटी। तो मदन मोहन मालवीय जी का जो पूरा कंटेंट है ना, इसमें से आपके क्वेश्चंस पक्का बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर बनते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे क्वेश्चन। रिसेंटली फिजी, जो कि इसकी कैपिटल सुआ है, इट वाज इन न्यूज़ क्योंकि सितिवेनी राबुका जो है फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये हमारे साउथ पैसिफिक ओशन में है। फिजी में बेसिकली 300 आइलैंड्स इन द सन। तो अगर आप देखोगे ये पूरा इट्स नॉट वन कंप्लीट लैंड मास, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। जैसे इंडोनेशिया है ना, वहाँ पर भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है बहुत सारे। तो हवाई और न्यूजीलैंड, हवाई इज़ वेरी क्लोज टू द नॉर्दर्न अमेरिकन पार्ट, कनाडा और यूएसए के पास में, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास में। तो इसके बीच में कहीं ये फॉल करता है। इसके जो 3 बड़े आइलैंड्स उनका नाम है वीतिलेवु, वनाउलेवु और तवेउनी। एंड यहाँ पर पार्लियामेंट्री रिपब्लिक गवर्नमेंट चलती है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं प्रीलिम्स में ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको एलिमिनेट करने में मदद मिल जाती है। तो जस्ट हैव टू रिमेंबर कि अच्छा फिजी जो है वो न्यूजीलैंड के पास है, और कभी ना कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंग्रेज भी गए थे, और जनरली ऑस्ट्रेलिया की तरफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फिजी के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट है। ये तो सब इतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट 2-4 चीज़ें याद रखो। एक तो इतने आइलैंड्स हैं, किसके बीच में है ये, एंड किस टाइप की गवर्नमेंट है। सो दिस वाज अबाउट द वन लाइनर न्यूज़। अब हम बाकी की न्यूज़ कवर कर। हमारे पास ये न्यूज़ है, द नेजल वैक्सीन टू कोस्ट ₹800 इन द प्राइवेट सेंटर्स। अब कोविड के बारे में दोबारा से न्यूज़ आने लग गई है। गवर्नमेंट ने बोला है कि अपने मास्क वगैरह पहन के रखें, खुद को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतना प्रोटेक्ट करें। एंड इससे पहले कोविड की 2 डोजेज़ तो आप सब लोगों ने लगवा ली होंगी। अभी ना एक बूस्टर डोज की बात की जा रही है। तो एक ना इंट्रानेजल डोज है। इंट्रानेजल का मतलब होता है कि जैसे आपका वो होता है ना, विक्स का इनहेलर होता है, उसको अपने नोज़ के पास लगाते हो आप और फिर इनहेल करते हो, तो उसका जो भी कंपोनेंट होता है वो आपके नाक से बॉडी में चला जाता है। ऐसे ही एक नेज़ल वैक्सीन भी आई है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी 800 रुपये की वैक्सीन पड़ेगी आपको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से आप लगाओगे तो, एंड अराउंड 325 रुपीज़ की पड़ेगी अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवाते हो तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवाना, क्यों प्राइवेट में लगवानी। बट लोग लगवाएंगे क्योंकि लोगों के पास ये होता है कि प्राइवेट से, जनरली प्राइवेट में आपका जो ट्रीटमेंट होगा ना वो बहुत सिक्योर और बेटर होगा। मैंने अपनी फर्स्ट डोज़ गवर्नमेंट में लगवाई थी और सेकंड डोज़ मैंने अपनी प्राइवेट में लगवाई थी। तो हाँ, एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। प्राइवेट में वो पेड थी लेकिन बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया गया था। सो भारत बायोटेक ने बनाया था इसको, एंड इनकोवैक इसका नाम है। ये वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। अब इस इंट्रानेजल वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। अगर आपको देखा होगा 2022 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट द कोविड-19 पैंडेमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. Sputnik 5 vaccine is manufactured using the vector-based platform. Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. यानी कि वैक्सीन के नाम बताएं और उनका टाइप पूछा है, ये किस चीज़ पर बेस्ड है। और ये रिसेंटली आया था, अभी जून में जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का। तो ऑप्शंस हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो ये टॉपिक कवर करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इनकोवैक को, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। इनकोवैक क्या है? ये एक नेज़ल वैक्सीन है एंड ये रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडेनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है। प्री फ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन। अब आपको ये सारी चीज़ें ना याद हो नहीं पाएंगी, जस्ट सिंपली याद रखो कि ये रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडेनोवायरस वेक्टर्ड है। ये मत याद रखो, ये ज़रूरी नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है? जनरली ये एक नेज़ल स्प्रे के थ्रू आपकी बॉडी में दी जाएगी एंड इसमें कोई नीडल्स या सिरिंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड जनरली इसमें जो डिपेंडेंसी होती है ना शॉट्स वगैरह की, वो भी कम हो जाती है। और इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है हमारे म्यूकोसल मेम्ब्रेन के थ्रू दिया जाता है। बूस्टर डोज है, सिंस ये सेकेंड हेट्रोलोगस बूस्टर है, इसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ऐड किया गया। इससे पहले जो थी वो थी कॉर्बेवैक्स। अगर हम लोग होमोलोगस बूस्टिंग की बात करते हैं, यानी कि एक पर्सन को सेम वैक्सीन दी जाती है जो उसके प्रीवियस डोज में थी, आप अलग वैक्सीन नहीं दे सकते ना, तो उस हिसाब से होता है। एंड बस इसके बारे में अभी इतना ही जानना है, ये तो सब और एडिशनल है। इनकोवैक जो है ये बूस्टर डोज पर अवेलेबल है सिर्फ 18 ईयर्स से अबव वालों के लिए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये मेंशन्ड है कि 18 ईयर्स से अबव वालों के लिए, फ्रॉम द डेट भी यहाँ पर मेंशन हुई है एक्चुअल में
4th वीक ऑफ जनवरी, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी से अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा आसपास में। कोविन जो आपकी ऐप है, आप कोविन में अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करके यू कैन चेक आपके नियर बाय किस सेंटर पर वैक्सीन अवेलेबल हैं। क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 1, 2 और 3 क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा 2nd और 3rd, यानी कि स्पुतनिक वाला आंसर ठीक है और कोवैक्सीन वाला आंसर ठीक है। तो कोविशील्ड जो था ये रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट चिंपैंजी एडेनोवायरस पर बेस्ड है ना। एंड स्पुतनिक का जो था वो पॉइंट तो ठीक ही था हमारा। सो बस ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखना। Now we have this topic, concern raised over the invasive mussel in Ennore and Pulicat। तो तमिलनाडु का अगर आप देखोगे इंडिया का जो मैप है, तमिलनाडु के इस रीजन में यहाँ पर पुलिकट रीजन है और ये एन्नौर रीजन है, यहाँ पर ये मुसल पाया गया। अब ये ना एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है और इसको वहाँ पर कक्का आजी बोलते हैं। इफ़ यू लुक एट इट, कक्का आजी बोला जाता है उन फिशरमैन्स के द्वारा। और ये साउथ अमेरिकन म्यूजल स्पीशीज़ हैं जो कि क्यों फैल रही है, बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द बलास्ट वाटर्स फ्रॉम द शिप्स विजिटिंग पोर्ट ऑफ कट्टुपल्ली। ये बलास्ट वाटर के क्या होता है एक्चुअल में, जो ये शिप्स वगैरह ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो ये एक पर्टिकुलर रीजन से, मान लो देयर आर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है और इनके बीच में मान लो 5000 किलोमीटर का डिफरेंस है ना। तो शिप जहाँ कुछ वाटर कैरी करता है, अपने शिप को बैलेंस करने के लिए भी करता है एंड कुछ इंटरनल यूज़ के लिए भी करता है। तो शिप के बेसमेंट के अंदर ना वो होता है, एक पूरा स्टोरेज काइंड ऑफ होता है। अब वो एक जगह से कैरी करता है ना, मान लो उसने ए पॉइंट से कैरी किया तो वो समंदर से ही पानी को उठा लेता है। अब उस समंदर से वो पानी को उठाता है तो उसमें कुछ स्पीशीज़ भी चली जाती हैं उसके साथ में। देन वो ए पॉइंट से जाकर के जब बी में जाता है तो उसको चेंज करता है, उस बलास्ट वाटर को खाली करता है। उस बलास्ट वाटर को जब वो खाली करेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो स्पीशीज़ थी वो भी उस जगह पर रह जाएंगी। तो उन्होंने यही कहा कि जो साउथ अमेरिकन शिप्स वगैरह होते हैं ना, ये जब अपने साउथ अमेरिका से आते हैं इस रीजन में, यहाँ पर डिलीवरी करने आते हैं, तो ये बलास्ट वाटर को जब रिलीज़ करते हैं ना तो उसके कारण ये स्पीशीज़ आती रहती हैं। तो ये अब से नहीं आ रही, काफ़ी डेकेड से आ रही थी, बट अप्रैल 2022 से इनकी जो प्रोमिनेंस थी ना थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पर। तो उसी को लेकर के कुछ कंसर्न है एंड उसी के बारे में ये न्यूज़ थी कि कैसे क्या है। अब हमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो क्या होता क्या है, ये इन्वेजिव स्पीशीज़ का क्या कॉन्सेप्ट क्या है। इनको हम लोग जनरली IAS बोलते हैं, इनको भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। तो ऐसा ही होता है भाई, IAS यही होता है एक्चुअल में। तो एलियन स्पीशीज़ ही होती है, यानी कि उस नेचुरल एरिया में नहीं थे। तो ये जो मुसल वगैरह है ना, ये इंडिया के नहीं है, दे हैव कम फ्रॉम द अनदर रीजन। तो हमारे लिए इस रीजन के लिए तो ये एलियन हो गए। एलियन का मतलब ही होता है फॉरेन एंटिटी। तो उसमें पहले ना पास में पाए जाते थे ना प्रेजेंट में पाए जाते हैं, यानी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD ने डिफाइन भी किया हुआ है, एन एलियन स्पीशीज हुज इंट्रोडक्शन इन द स्प्रेड थ्रेटन्स द इकोसिस्टम हैबिटेट और द स्पीशीज विद सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। ये डेफिनेशन ना CBD की डेफिनेशन है, तो इसको अलग से नोट डाउन करके रख लो। अपने GS3 के जो आपके एनवायरनमेंट के नोट्स है ना, उसमें कंजर्वेशन वाला सेक्शन होता है, वहाँ पर अगर कल को कोई क्वेश्चन बनता है ना इन्वेजिव स्पीशीज़ को लेकर के, तो 2 स्पीशीज़ के नाम याद कर लेना इंडिया वाले, इंडिया के आसपास। एक तो मुसल वाला हो गया, और भी एग्जाम में आपको PT 365 में मिल जाएगा। एंड इनकी डेफिनेशन याद कर लेना एटलीस्ट। अगर ये भी याद होगा ना तो इन कंपैरिजन टू दी अदर एस्पिरेंट ना आपके पास ज़्यादा कंटेंट होगा। एग्जाम्पल भी दिए गए थे कुछ यहाँ पर, और भी देख सकते हो। तो कुछ फंगल पैथोजेंस भी हैं एंड बेसिकली कोरल्स वगैरह के अंदर, एंड कुछ फीड स्टॉक भी होता है, बायोफ्यूल क्रॉप्स वगैरह भी होते हैं। उसके अलावा एक ये पाइन्स भी होते हैं, तो ये भी हमारे बेसिकली जो साउथ अफ्रीकन रीजन के होते हैं, ब्राज़ीलियन के भी होते हैं। तो आईची के जो बायोडाइवर्सिटी के टारगेट थे ना, उसमें 20 टारगेट्स हैं एक्चुअली। 20 में से टारगेट 9 जो था ना, उसमें यही बात था। और UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 की बात की गई थी, उसमें लाइफ ऑन लैंड स्पेसिफिकली एड्रेस दिस इशू। तो ये इशू कई जगह पर एड्रेस किया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ की भी प्रॉब्लम होती है। इन्वेजिव एक्सोटिक्स में क्या कुछ होता है, क्योंकि ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रोथ बहुत फास्ट होती है इनकी, रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, डिस्पर्सल यानी कि फैलने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। फिर ये इनकी टॉलरेंस बड़ी अच्छी होती है, यानी कि सहिष्णुता बोलते हैं शायद टॉलरेंस को हिंदी में, कि किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर ना बहुत ईजिली टेम्परेचर को अप एंड डाउन को टॉलरेट कर पाएंगे। एंड वाइड रेंज ऑफ फूड टाइप्स के ऊपर ये जिंदा भी रह सकते हैं। अगर हम लोग हेल्थ कंसर्न की बात करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ पर इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाएगा। एंड जो लाइफ स्टॉक, जो मवेशी वगैरह होते हैं, हमारे गाय भैंस होते हैं, उनमें भी उनकी भी हेल्थ को खतरा होता है। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ना ये स्पीशीज़ जो होती है वहाँ की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो
इट्स वेरी जनरल कि वहाँ की फूड सिक्योरिटी का इशू क्रिएट हो जाएगा। एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स भी होते हैं कि ये खास करके फॉरेस्ट लॉस नेटिव स्पीशीज़ का नुकसान कर देती हैं, उनमें डिजीज़ आ जाती हैं एंड वाटर फ्लोज को डिस्टर्ब कर देती हैं, हैबिटेट को ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हैं। और ये मोस्टली हमारे एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं ना, खास करके जो IUCN की रेड लिस्ट में थ्रेटेंड होते हैं, उनको नुकसान ज़्यादा पहुँचाती हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करते हैं तो एक किसान का जो बजट होता है ना, उसमें से 32% उसका वीड्स को कंट्रोल करने में जाता है, उसमें इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, लेबर कॉस्ट भी लग जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ये उस पर भी इम्पैक्ट करेगी। अभी स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है, 32% एक फार्मर के बजट का इन चीज़ों में जाता है। तो अगर आप चाहो तो इस डेटा को भी लिख सकते हो अलग से कहीं पर। फिर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें भी एक तरीके से, जैसे कि इन्होंने बोला था कि जो वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस हुआ था ना एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ का, लंताना कमारा, उसके कारण जो नेचुरल ग्रास थी ना हमारे हर्बोवरस एनिमल्स के लिए, वो कम पड़ गई थी। हमारा जो इंडियन गज़ेल वगैरह होता है ना, उनकी सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ गई थी। तो कुछ स्पीशीज़ हैं वो वीड्स तो नहीं होती है, लेकिन उनका इकोनॉमिक जो कंसर्न होता है वो ज़्यादा होता है एंड मतलब इंपॉर्टेंस भी होती है। कभी कभी कुछ ऐसी स्पीशीज़ अच्छी भी आ जाती है जो यहाँ की वीक वाले को डिस्ट्रॉय कर देती है, खुद बहुत स्ट्रांग होती है, तो हमको उसका फ़ायदा भी हो जाता है। कुछ ऐसी भी होती हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू अच्छी होती है, इनको हम किसी पोटेंशियल क्रॉप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वे हेड की बात की गई थी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ध्यान से रखना, POA लिखा मिलता है आपको कभी कभी शॉर्ट में, उसको बोलते हैं प्लान ऑफ एक्शन। कभी शॉर्ट टर्म्स होते हैं, SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये यूज़ होते हैं एग्जाम में आपके। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का है ना, तो उसमें एज़ पर दी सेक्शन 17B हम लोग को इस पे फॉर द एक्सपेरिमेंटल कटिंग स्लैशिंग वगैरह की परमिशन मिल जाती है हम लोगों को इन्वेजिव प्लांट्स को लेकर के। सो दिस वाज अबाउट दिस इन्वेजिव स्पीशीज़। एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, हाई कोर्ट अपहोल्ड्स द वैलिडिटी ऑफ जियो ऑन द प्रॉपर्टी टैक्स हाइक। अब यहाँ पर ये आपको गवर्नमेंट का ऑर्डर को बोलते हैं एक्चुअली शॉर्ट में जियो। इस टॉपिक में ना आपको मेजरली प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे पूछा तो नहीं गया डायरेक्टली कहीं पर भी, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ना, प्रॉपर्टी टैक्स का जो सिस्टम होता है ना, इसमें जनरली क्या होता है ना कि इंडियन सिटीज़ के लिए ना सोर्स ऑफ रिवेन्यू बन सकता है। अगर जो कोई दूसरे वाले चैनल पर जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, मेरा मतलब जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जो मैंने मैगजीन कवर कराई थी ना, उसमें ये चीज़ हम लोगों ने मेंशन की थी कि एसेट मोनेटाइजेशन के अंदर ना प्रॉपर्टी टैक्स अगर हम लोग बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे ना, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रिवेन्यू होता है ना, एक्चुअल में जो टॉपिक था ना वो म्यूनसिपल का था कि म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह जो होती है ना, इनका रिवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सकता है, वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि, और ये मंथली मैगजीन ने कवर किया था, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है बेसिकली एक अमाउंट पे की जाती है एनुअल तौर के ऊपर बाय द रियल ओनर टू द लोकल गवर्नमेंट और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हिज एरिया। इसमें सारी टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है कि जो टच किया जा सकता है, जिसको रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी होती है, उसका हाउस होगा, उसकी ऑफिस बिल्डिंग वगैरह होती है, या फिर उसने किसी को रेंट दिया होता है। तो इंडिया में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, वो इम्पोज करता है प्रॉपर्टी टैक्स एनुअली या फिर सेमिनली, ये याद रखने की चीज़ है। फिर टैक्स अमाउंट जो होता है वो डिपेंड करता है एरिया क्या है, कंस्ट्रक्शन किस टाइप का हुआ है, कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल है, प्रॉपर्टी का साइज़ क्या है, बिल्डिंग वगैरह है क्या। फिर इस अमाउंट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सड़क का रिपेयर करने में, स्कूल्स कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स वगैरह में, यानी कि सिटीजन्स के वेलफेयर वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ एंड जो वेकेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जनरली उनको एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, नहीं, ये पब्लिक जो सिटीजन्स की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, प्राइवेट, उन पर लगता है। ये प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर लाइटिंग टैक्स भी आता है, वाटर टैक्स भी आता है, ड्रेनेज टैक्स भी आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी का हाउ द प्रॉपर्टी सोर्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर द सिटी डेवलपमेंट, एज पर द डेटा ओनली 37% ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स इज कलेक्टेड, ठीक है ना। अब व्हाट अबाउट द 63% रिमेनिंग, यानी कि इसका ऑलमोस्ट डबल जो है ना वो रिमेनिंग है अभी तक। तो अगर वो पैसा भी गवर्नमेंट के पास आएगा तो गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के लिए और पैसा होगा। फर्दर कुछ जो एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो अराउंड 10% है टोटल अर्बन में से, एंड 11% जो भी एसेस की गई थी ना उसकी बात की रही है। इंडिया के अंदर जो ये टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन होता है ना, ये रफली इंडिया में ओवरऑल 0.2% होता है हमारे GDP का, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, और जो कि बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर आप US में देखोगे, US में 3% तक वो लोग कलेक्ट करते हैं, कनाडा के अंदर वो 4% तक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सकता है एंड इसमें सिटीजन्स का वेलफेयर भी किया जा सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर न्यूज़ में यहाँ जो था वो कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आपको थोड़ा प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूज़ में है, तमिलनाडु की तरफ से MK स्टैलिन जो कि चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि कंडक्ट करो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तमिल लैंग्वेज में फॉर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स।
और PSUs के लिए। अब ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, जैसे आपका UPSC का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसको भी आप तमिल लैंग्वेज में भी कंडक्ट किया जाए। अब आपके जो मेंस वगैरह जो होते हैं उसमें तो आपको दिख जाती हैं बाकी लैंग्वेजेस भी, लेकिन नॉट फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम, वहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिखता, वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दिखाई देता है। तो इस टॉपिक में ना हम लोग एक्चुअली लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेजेस के क्या कुछ है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी विच इज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, मैं वो भी बताऊंगा आपको, और जो आपको एग्ज़ाम में आगे याद रखनी होती है। एक तो हमारा 8th शेड्यूल, हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स होते हैं, उसमें से हमारे जो 8th शेड्यूल होते हैं, 8th शेड्यूल है ना, उसमें कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई, यानी कि ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे आर्टिकल 343 से 351 तक, इसमें 8 शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, 22 लैंग्वेजेस हैं। तो पहले ये देख लेते हैं आर्टिकल 344 क्या बोलता है। आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लैंग्वेजेस के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। आर्टिकल 351 के अंदर उन्होंने कहा था कि हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करना है ताकि एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन सके फॉर द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, कि जो मैंने दूसरे चैनल पर जो मैगजीन कवर कराई उसमें डेटा आया था कि अराउंड 43% जो इंडियंस है ना, उनकी मदर टंग इंडिया में हिंदी है। 43% मदर टंग क्या है, हिंदी है। तो इसलिए हिंदी को प्रमोट करने की बात की गई थी कि ऑलमोस्ट 50% जो सिटीजन्स है कंट्री के अंदर, दे स्पीक दिस लैंग्वेज शुड बी प्रीच्ड और मे बी प्रमोटेड फर्दर। हाउएवर it can be noted that there is no fixed criteria for any language to be considered for inclusion in the 8th schedule। 8वां जो हमारा शेड्यूल है ना, उसमें 22 लैंग्वेजेस तो हैं, लेकिन उसमें कौन सी ऐड करने का उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया हुआ है। राइट नाउ भी इसमें बहुत सारी डिमांड हो रही है। तो स्टार्टिंग में 14 को ऐड किया गया था, एंड सिंधी लैंग्वेज फिर 21st अमेंडमेंट से आई थी। जो लेटेस्ट था ना, वो 2004 में था, 92nd अमेंडमेंट आया था हमारा, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, इन 4 को ऐड किया गया था। अगर आपको याद रखना भी होगा ना, तो आपको ये 4 के बारे में याद रखना होगा। ये 21st अमेंडमेंट 71st में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर द लेटेस्ट वन कि लास्ट 4 लैंग्वेजेस कौन सी ऐड की गई थी। अगर आप वैसे देखोगे तो असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली, डोगरी। इंपॉर्टेंट पता है क्या याद रखने का, इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है। अगर आप इसमें कहीं पर भी इंग्लिश दिखाई देगी, उर्दू आपको इसमें दिखाई दे जाएगी। तो कभी कभी होता है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग वैसे इतना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट हमारे शेड्यूल के अंदर तो है ही नहीं। फिर हमारे ना 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं, इनको क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है। इनको याद करने का तरीका बड़ा ईजी है। अगर आपका जो मैप होगा ना, नीचे की तरफ आप मैप में देखोगे ना, तो वी हैव तमिलनाडु, ठीक है, वी हैव केरला, वी हैव दिस कर्नाटका ओवर हेयर, देन आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना भी है। तो अगर आप देखोगे इन लैंग्वेजेस को, तमिल लैंग्वेज है, कन्नड़ लैंग्वेज है कर्नाटका से, तेलुगु है तेलंगाना से, मलयालम है केरला से, और ऊपर उड़ीसा भी है, उड़िया भी है, एंड संस्कृत। इट्स इजी टू रिमेंबर, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगह कुछ लोग तेलंगाना बोलते हैं, लेकिन तेलुगु स्पीकिंग को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो आंध्र प्रदेश को आप हटा दो। एंड कर्नाटका, कन्नड़, केरला में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु के अंदर तमिल, और संस्कृत हमारी होगी। ये 6 को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आया हुआ है आपका विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिकल लैंग्वेजेस। सो ये आपको पता होनी चाहिए कौन से लैंग्वेजेस हैं, और इसमें एक्चुअली आया भी इसी को लेकर के था 2014 में, जब उड़िया को ऐड किया गया था। ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में ही मैंशनड है। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कुछ गाइडलाइंस देता है क्लासिकल लैंग्वेजेस को लेकर के, जैसे कि ओवर द पीरियड 1500 से 2000 साल पुरानी इनकी एटिक्विटी, पुरानी इतनी होनी चाहिए, पौराणिक होनी चाहिए। कोई एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट भी होने चाहिए, इनके जनरेशन ऑफ स्पीकर्स ने इसका इस्तेमाल किया होना चाहिए। जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, जो साहित्य का इनका जो पुराना जो रिवाज चल रहा है, वो काफ़ी पुराना ओरिजिनल होना चाहिए। एंड क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो है ना, हमारी मॉडर्न से तो अलग हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी इसमें कोई डिसकॉन्टीन्यूटी रही हो बीच में, लेकिन बाद में अगर इसमें कॉन्टीन्यूटी आ जाती है, तो अगर इस तरह से किसी लैंग्वेज को क्लासिकल का स्टेटस मिलता है तो उससे बेनिफिट क्या होने वाला है। पहली बात तो, अगर उस लैंग्वेज को मिल जाएगा ये स्टेटस, तो ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसको कुछ बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि 2 मेजर और एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं इनके स्कॉलर्स को। एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल लैंग्वेजेस सेटअप किया गया है यूजीसी की तरफ से। इनको फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कुछ ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस को फिर डिक्लेयर करते हैं तो कुछ प्रोफेशनल चेयर्स भी कंसिडर किए जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। इसलिए
जो भी स्पीकर्स वगैरह होते हैं, जनरली जो सिटीजन्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमारी लैंग्वेज को पर्टिकुलर स्टेटस मिल जाएगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं लैंग्वेजेस को लेकर के, इनको प्लीज़ आप याद रखिएगा। कौन से आर्टिकल्स हैं 8th शेड्यूल में, कौन सी हैं, 91st अमेंडमेंट में क्या था, क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी 6 होती हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस को लेकर के ना एक्चुअली सवाल 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा न्यूज़ में है वो है इलेक्शन कमीशन विल बिगिन द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन असम, और वो यूज़ करेंगे सेंसस फिगर ऑफ 2001। अब जो असेंबली और जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना असम में, उनको लेकर के डीलिमिटेशन किया जाएगा, और इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने नवंबर में रिक्वेस्ट की थी भाई ऐसा करना चाहिए। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना असम की, ये 20 मई 2026 को ख़त्म हो जाएगी, और स्टेट में 14 लोकसभा की और 126 असेंबली एंड 7 राज्यसभा की सीट्स हैं। इम्पॉर्टेंट आपके लिए याद रखने का क्या है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसको रोपा भी बोलते हैं, 1950 वाला जो है ना, 1950 का भी है और एक 1951 का भी है, दोनों के अलग अलग फीचर्स भी होते हैं। तो 50 वाले का सेक्शन 8A जो है ना, वहाँ पर बात की जाती है हमारे डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर के। एंड आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंगली जो सेंसस फिगर 2001 के हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, और रिजर्वेशन जो होगी सीट्स की वो SC एंड ST ये दी जाएगी एज पर द आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये याद रखने की इन्फॉर्मेशन है, इसको आप भूलना नहीं है। हमें इस टॉपिक में ना डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन आ चुका है पहले, विद रेफरेंस टू द डीलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2012 में पूछा गया था। पहला, द ऑर्डर्स ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि इन्होंने जो बोल दिया वो बात पत्थर की लकीर है। ओके, देखते हैं आगे। So when the orders of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or the state legislative assembly, they cannot effect any modification in the orders. ठीक है, इस स्टेटमेंट को भी देखते हैं इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में इसका आंसर चेक करेंगे। लिमिटेशन होता क्या है, डीलिमिटेशन क्या होता है? ये एक एक्ट होता है, यानी कि हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ना उसकी कुछ सीट्स वगैरह फिक्स कर रहे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिक्स करते हैं, असेंबली इलेक्शन के लिए भी और लोकसभा की सीट के लिए भी, यानी कि उनकी लिमिट्स को रीड्रॉ कर रहे होते हैं। और बेसिकली एक प्रोविंस में जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी हो सकती है, और ये एज पर द इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये संवैधानिक है। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को एक इंडिपेंडेंट और एक हाई पावर्ड पैनल करता है, उसको हम लोग डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। which whose orders have the force of law and cannot be questioned by any court. ये स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया। The orders of the delimitation cannot be challenged in any court, एक पॉइंट हमारा ठीक हो गया है। ओके, when the orders are laid before the Lok Sabha or Assembly, they cannot effect any modification in the orders. यानी कि वो कह रहे हैं कि जब ये अपने ऑर्डर को लोकसभा के सामने रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखेंगे, तो क्या इनके ऑर्डर्स को अफेक्ट कर सकता है? सिंपल सी बात है ना, जब कोर्ट नहीं कर पाया तो लोकसभा कैसे करेगा? तो वैसे तो इसका आंसर यही होगा कि ये इफेक्ट नहीं कर सकती। करेक्ट। एक्सरसाइज बिटवीन हैज़ बीन कैरिड आउट ओवर द ईयर्स, रीडिफाइन द एरिया। बेसिकली जो आखिरी सेंसस हुआ था ना अभी इंडिया के अंदर, आखिरी सेंसस तुम्हारा 2011 वाला ही हुआ था। उसके बाद अभी इट वाज सपोज टू हैपन इन 2021, लेकिन कोविड के कारण उस चीज़ को डिले कर दिया गया है। और अभी तो ऐसा बोला गया है कि इसको इनफाइनाइट पोस्टपोन किया गया, ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए थे। बट लेट्स सी कब कराते हैं, सेंसस तो होगा। तो इनका काम यही नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूंसीज की लिमिट्स को चेंज करना है, बल्कि स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे वो भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें जनरली कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है SC एंड STs वगैरह को, वो भी होता है। जो की एम है ना वो होता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना टू द इक्वल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। इवन इस पर भी आपका स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में दोबारा से रिपीट होकर के। की एम है इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना टू द इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, ताकि जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है ना उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी कैंडिडेट्स को ना इक्वल तरीके से, फेयर तरीके से अपना पूरा कैंपेनिंग का तरीका मिले और उसको वो रिप्रेजेंट भी कर पाएँ प्रॉपरली। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीलिमिटेशन के बारे में बातें कहाँ की गई हैं? अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट एक डीलिमिटेशन एक्ट बनाएगा आफ्टर एवरी सेंसस। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट जो होगा ना उसके अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाएंगी एज पर द डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। अब एक बार ये एक्ट फोर्स में आ गया, यूनियन गवर्नमेंट फिर एक कमीशन बनाएगी। एक्ट बन गया, फोर्स में आ गया, कमीशन बनेगा। अब ये जो कमीशन होगा ये इंडिपेंडेंट बॉडी होगी एज पर द आर्टिकल 82। ओके फाइन। एंड हाउएवर जो पहले जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी ना वो हुई थी बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन 1950-51 में, वो पहली हुई थी।
फिर कमीशन का एक्ट 1952 का बनाया गया था। फिर ये कमीशन अब तक 4 बार बन चुका है, 52 में, 63 में, 73 में, 2002 में। ये 81 और 1991 में कोई कमीशन को नहीं बनाया गया था। अब इस कमीशन में कौन कौन होता है? जो भी इसमें अपॉइंट होते हैं ना, पहली बात तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। छोटी इन्फॉर्मेशन है, इसी पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, इन्हें आपको याद रखना होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक ही टॉपिक आपका न्यूज़ में था, सेंटर मैंडेट्स द यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ द मनरेगास अटेंडेंस। अभी थोड़ा सा मनरेगा स्कीम के बारे में जान लेते हैं, फिर इस टॉपिक में वापस से आएंगे, फिर देखेंगे क्या है कंपल्सरी अटेंडेंस वाला सीन। एक क्वेश्चन आया था 2011 में, among the following who are eligible to benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? Number 1, adult members of only the scheduled caste and scheduled tribes, adult members of below poverty line, adult members of households of all backward communities, adult members of any household। ठीक है, इसका आंसर भी देखेंगे, पहले टॉपिक को कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं मनरेगा क्या होता है, फॉर दोज पीपल हु कीप फॉरगेटिंग। 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम लेके आए थे। देखो अभी आपसे एग्जाम में वो पूछेंगे तो नहीं, लेकिन जस्ट बीइंग एन अवेयर सिटीजन ध्यान रखना, आरटीआई का जो एक्ट हो गया, राइट टू एजुकेशन वाला हो गया, ये जो मनरेगा वाला हो गया, ये सारे के सारे कब आए थे? इवन आधार का जो एक्ट हो गया ना, ये आए थे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर। एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत सारी दूसरी चीज़ें आई हैं, तो दोनों गवर्नमेंट के कुछ मेजर जो चीज़ें होती हैं उनका हल्का सा आइडिया रखो। अगेन बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट ना जब याद करना होता है ना, ईयर याद करना होता है, यार कौन से साल में आया था, तो इट्स बिकम्स ईजी। अच्छा ये तो उस गवर्नमेंट के टेन्योर में आया था, तो 2009 से पहले आया होगा, 2014 से पहले आया होगा, इस तरीके से 2004 में 5 में कब आया था, तो इट्स ईजी टू रिमेंबर जस्ट दैट। होता क्या है ना, इसमें आपको 100 डेज़ का ना गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जो भी अडल्ट मेंबर्स होते हैं ना, एनी रूरल हाउस होल्ड, आंसर मिल गया, एनी हाउस होल्ड, एनी रूरल हाउस होल्ड, रूरल की बात कर रहा है वो, ये भी ध्यान रखना। और इसमें जनरली ना अनस्किल्ड मैनुअल वर्क किया जाएगा, स्किलफुल वर्क नहीं। जैसे आपके घर के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो स्किलफुल काम में काउंट होता है, लेकिन आपके घर के बाहर अगर पानी का जो आपका कनेक्शन होता है वो अगर आपका ख़राब हो जाएगा ना, तो उसमें गड्ढा खोदने वाला जो बंदा आएगा, वो गड्ढा खोदने वाला जो होता है ना, वो अनस्किल्ड में काउंट होता है। फिर इसमें एज ऑफ 2022 से 23 तक 15 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं हमारे इंडिया में मनरेगा के अंदर। लीगल राइट मिलता है इन लोगों को, एंड टू एड्रेस द क्रॉनिक पॉवर्टी एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशरीज हैं, दे हैव टू बी विमेन। वेजेस जो होते हैं वो एज़ पर द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस का जो हमारा एक्ट है 1948 वाला, उसके अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं। ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। तो बेसिकली जो इसमें 15 डेज़ की डिमांडिंग होती है ना एडल्ट, तो 15 दिन की डिमांड के अंदर अंदर काम मिलेगा। अगर कोई एडल्ट होता है अपनी पंचायत वगैरह को अप्रोच करता है, ग्राम सभा को, कि भाई मुझे काम चाहिए मैं मनरेगा के अंदर, तो उसकी डिमांड के 15 दिन के अंदर उसे काम मिलेगा। सेल्फ सिलेक्शन होता है वर्कर्स का, डिसेंट्रलाइज इसमें प्लानिंग होती है, क्योंकि पीआरआईज जो हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना, उनको एनरोल किया जाता है इसके अंदर। जो मैंडेट है ना, इस पर ग्राम सभा रिकमेंड करेगी वर्क दैट आर टू बी अंडरटेकन, एंड एटलीस्ट 50% जो वर्क होगा उनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब जो क्वेश्चन था हमारा 2000, ये डी इसका आंसर है अडल्ट वाला। अब जरा ये वाली चीज़ देखते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को मनरेगा का आइडिया लग गया। अच्छा इसमें ऐसा नहीं होता है कि 100 डेज़ का ही काम दिया जाएगा, पर ये क्या होता है ना, ये तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। बट अगर कोई स्टेट बोलता है कि यार हमारे यहाँ पर ना लोगों की पॉवर्टी ज़्यादा है, हमें इस क्रॉनिक पॉवर्टी को ख़त्म करना है, तो हमको 100 डेज से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 100 के बियॉन्ड जितने भी दिन होंगे ना, 150 देना है, 200 देना है, 110 देना है, वो जो एक्स्ट्रा दिन दिए जा रहे हैं ना, अब 150 में 50 दिन एक्स्ट्रा गए, 200 में फिर 100 दिन एक्स्ट्रा गए, 110 में 10 दिन, ये एक्स्ट्रा का जो पैसा होता है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 100 दिन का पैसा दे देती है बस। अब हुआ क्या है ना, उन्होंने कहा कि यार मनरेगा के अंदर ना प्रॉब्लम बड़ी आती है, ये जो बीच के लोग होते हैं ना, जो मिडिल मैन होते हैं, पैसा खा जाते हैं इनकी अटेंडेंस के नाम पर। उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक ऐप लेके आओ, ठीक है, नेशनल मोबाइल समथिंग करके ऐप है, और उस ऐप के थ्रू इनकी अटेंडेंस लेना स्टार्ट करो। अभी क्या करते हैं, जब ये आते हैं ना, प्रेजेंट होते हैं तब, और जब ये जा रहे होते हैं लीविंग, इनकी फ़ोटो क्लिक की जाती है, तो इनकी एक डिजिटल अटेंडेंस हो जाती है। इससे बेनिफिट क्या हुआ है ना, एक तो अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी ना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाएगी। नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि इन लोगों को ना जाते वक्त ना, आते हैं जब अपना काम की शुरुआत करते हैं, तो जो इनका सुपरवाइज़र होता है उसके पास ही आ जाते हैं, फ़ोटो क्लिक हो जाती है। जाते वक्त इनको दोबारा अपने सुपरवाइज़र से मिलके जाना पड़ता है, तो इन लोगों के लिए ना एक वो हेडेक वाला काम क्रिएट हो गया है। तो ये एकमात्र एक ड्रॉबैक हो गया है।
फिर जो यूजुअली जो वर्क साइट होती है ना, उसमें 10 लोगों का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। जब तक 10 लोगों की फ़ोटो अपलोड नहीं हुई तब तक वो काम चालू नहीं हो सकता। इस तरह के कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि काम भी पूरा सेट रहे और अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन रहे। तो कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, लेकिन एक अच्छा तरीका है कि गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डेटा जाता रहेगा कि हाँ दिस मैनी पीपल आर वर्किंग, और थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल जो मतलब एक तरीके से फ़ोटोज़ आ रही है तो मे बी कल को फेस स्कैन वाला फीचर भी आ जाएगा। तो समवेयर एक प्रिपरेशन भी चल रही है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे एयरपोर्ट के ऊपर डिजिटल डीजी यात्रा ऐप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है कुछ एयरपोर्ट्स पे। तो अब आपको अपना जो पास होता है, फ्लाइट का पास होता है, वो लेके कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली गो अपने ऐप में पहले रजिस्टर कर लो, उसमें अपनी डिटेल्स ऐड कर दो और अपना टिकट की ऐड कर दो। आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आपका फेस स्कैन होगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाना है, ना कोई पास दिखाना है, ना कुछ दिखाना है। आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, बहुत सारा आपका झंझट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उस तरीके से देखा जाए तो इन लोगों का मे बी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए और ये लोग जितना अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, इनफॉर्मल का पार्ट है, फॉर्मल का पार्ट बन जाएंगे धीरे धीरे। सो इट्स अ गुड स्टेप। बस थोड़ा सा और चीज़ें जो छोटी मोटी खामी है उनको दूर करना है। ये ना 2 एडिटोरियल्स हैं। एक तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था रूह अफ़ज़ा के ट्रेडमार्क पर, और ये है इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के फ़्लाइट के बारे में। तो ये तो आज का ही है, 28 दिसंबर का ये कल का है, 27 वाले न्यूज़पेपर का था। तो इम्पोर्टेंट सा लगा मुझे, एंड मैं भी 2-3 दिन से न्यूज़पेपर का कोई अपलोड कर नहीं पाया था। सो आई थॉट कि मैं इसे भी साथ में बता देता हूँ आप लोगों को। छोटा सा है, क्विकली कवर कर लेते हैं इसको भी। तो रिसेंट एक ना केस चल रहा था, रूह अफ़ज़ा आप लोगों ने सुना होगा ना, शरबत के नाम पर आता था, है ना, और गुलाबी सा होता है, ड्रिंक पानी में मिला के पी रहे होते हैं। अब रूह अफ़ज़ा जो ये नाम है ना, ये बहुत पॉपुलर था। ऑलराइट, तो हुआ ये था कि कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स ऐसे बनने स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि दिल अफ़ज़ा करके। अब इसके तरह के जो प्रोडक्ट्स बनते थे ना, तो उससे जो रूह अफ़ज़ा का जो पहला प्रोडक्ट जो काफ़ी पॉपुलर था ना, उसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगे। क्योंकि अगर दिल अफ़ज़ा में कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे आता हुआ ना कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा एडिडास जो होता है उसका एक नकली बन जाता है एबीबास, इस तरीके से। अब ये जो कंपनी है दिल अफ़ज़ा करके, इनके कुछ प्रोडक्ट्स में कंप्लेन वगैरह आ रही थी। तो रूह अफ़ज़ा ने केस कर दिया कि तो हमारा जो नाम है ना, हमारा जो ट्रेडमार्क है, ये इससे मैच करता हुआ सा है। तो दिसंबर 21 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन है वर्सेस सदर लेबोरेटरीज़ का जो केस था, तो उन्होंने रेस्ट्रेन किया था कि सदर लेबोरेटरीज़ को कि आप इस तरह का कोई भी ऐसा बेवरेज वगैरह नहीं बेचेंगे, इसका नाम पर दिल अफ़ज़ा होगा। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो रूह अफ़ज़ा का जो प्राइमा फेसिया होता है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्क है, एंड इसमें इसको हाई डिग्री की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी गुडविल डेवलप कर ली थी। एक तो प्राइमा फेसी क्या होता है? प्राइमा फेसी का मतलब कि पहले इंस्टांस के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे कोई पुलिस कोई केस अगर इन्वेस्टिगेट करती है, कुछ भी हो सकता है, कोई मर्डर केस हो सकता है, कोई थेफ्ट का केस हो सकता है, कोई रेप केस हो सकता है, या फिर कोई फ्रॉड का हो सकता है, मॉनेटरी फ्रॉड होता है। उन केस में पहले जो पुलिस को सबूत मिल रहे होता है ना, इनिशियल लेवल के ऊपर जो कहानी समझ में आ रही होती है, उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी। तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, ये जो सदर लेबोरेटरीज़ वाले थे ना, दिल अफ़ज़ा बना रहे हैं, इनको ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रूह अफ़ज़ा जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। ये लोगों के मतलब इट्स लाइक सिटीजन्स के सामने ना, एक गुडविल की तरह, जेस्चर की तरह था। ये अच्छी ड्रिंकेबल बेवरेज है। बेवरेज बोलते हैं किसी भी हॉट या कोल्ड ड्रिंक को। तो पेप्सी, कॉफ़ी वगैरह ये सब बेवरेज में काउंट होते हैं। समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेडमार्क क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। बहुत ही डिस्टिंक्टिव अलग सा एक साइन होता है, इंडिकेटर होता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को दूसरी एंटिटी से सेपरेट करके, डिस्टिंग्विश करके रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक बैज ऑफ ऑरिजिन भी होता है, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो आप पर्टिकुलर बिजनेस वगैरह को। डिस्प्यूट क्या था? जो मैन्युफैक्चर थे रूह अफ़ज़ा के, वो एक अपील लेके गए थे क्योंकि इनकी एक एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था एंड सदर लेबोरेटरीज़ के द्वारा, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट था ना दिल अफ़ज़ा, उसको इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये जो एपेलेंट है यानी कि जो रूह अफ़ज़ा वाले हैं, इन्होंने कोर्ट के सामने जाकर बोला कि हमारा जो ट्रेडमार्क है ना रूह अफ़ज़ा, ये काफ़ी रेप्यूटेड है मार्केट के अंदर, और विद रिगार्ड टू शरबत, जिसको हम लोग स्वीट बेवरेज बोलते हैं। फर्दर मोर इन्होंने ये भी क्लेम किया था कि जो डिज़ाइन है ना दिल अफ़ज़ा का, वो बहुत सिमिलर सा है, और उसका जो ट्रेड वगैरह जो होता है ना, ये हमारे प्रोडक्ट को नुकसान पहुँचा रहा है। कोर्ट ने क्या कहा था? एक डिवीज़न बेंच था, उन्होंने ये कहा कि जो सदर लेबोरेटरीज़ है ना, इनको थोड़ा सा रिस्ट्रेन लगा दिया, रोक दिया था कि आप इस तरह का प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे दिल अफ़ज़ा के नाम पर टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट सूट। कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कंसीव कि जो कोई भी पर्सन जो एक लेबल को देखेगा दिल अफ़ज़ा की तरफ, उसको रूह अफ़ज़ा की याद आएगी। और अफ़ज़ा का मतलब ही होता है बेसिकली, और मतलब अफ़ज़ा बहुत कॉमन सा नाम हो गया दोनों के अंदर। और जो वर्ड रूह और दिल है ना, इनको अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो एक दूसरे के साथ ही ये कंजंक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। रूह मतलब जनरली आत्मा वगैरह की, और दिल की, मन की बात की, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी कंजंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है।
इससे पहले भी एक केस हुआ था, MS किरोड़ीमल काशीराम मार्केटिंग एजेंसीज का केस हुआ था वर्सेस मिसेज श्री सीता चावल उद्योग मिल का था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ नॉट परमिसिबल कि आप किसी भी प्रोमिनेंट पार्ट जो होता है एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आप उसको कॉपी करो किसी और के लिए। तो इसी के मामले में उन्होंने ये बात कही थी। उस समय कुछ डबल डियर और गोल्डन डियर करके ऐसे कुछ प्रोडक्ट थे पहले चावल वगैरह के। तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क क्या होता है? जब कोई भी किसी निशानी, कोई मार्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि उसको बहुत वो वेल नोन है, लोग जानते हैं, उसमें हाई डिग्री ऑफ गुडविल है, यानी कि लोग उसको इस्तेमाल करते आए और उन्होंने उसका फ़ायदा भी देखा है। तो जो इस तरह का प्रोटेक्शन मिलता है ट्रेडमार्क वगैरह को। तो रूह अफ़ज़ा जो है ना, इसको भी काफ़ी प्रोटेक्शन मिला हुआ है क्योंकि इसमें पायरेसी की बात की जा रही है एंड कुछ लोग इसके गुडविल को डिस्ट्रॉय करके इसका एडवांटेज भी लेना चाह रहे होते हैं। तो कोर्ट के रैशनल वगैरह क्या थे? पहले तो कोर्ट ने ये देखा था कि भाई एक तो रूह अफ़ज़ा के अंदर ना फोनेटिक सिमिलैरिटी, फोनेटिक मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड्स। तो रूह अफ़ज़ा, दिल अफ़ज़ा, तो अफ़ज़ा अफ़ज़ा जो है ना लास्ट का ही मैच कर रहा था। सेकेंडली उन्होंने कहा फ्रॉम द मेमोरी ट्रिगर्ड बाय इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड रूह एंड दिल। इनफैक्ट जो हार्ट एंड सोल है ना कॉमनली यूज़ किया जाता है फ्रेज है। तो थर्डली उन्होंने कहा कि जो ट्रेड ड्रेस है ना दिस ट्रेडमार्क, इसमें जो बॉटल की शेप, डिज़ाइन, प्लेसमेंट ऑफ हाउस मार्क, कलरफुली बिजी डिज़ाइन ऑफ लेबल, ये सब के सब काफ़ी सेम से थे, इनमें बहुत सिमिलैरिटी थी। लास्टली उन्होंने कहा कि जो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन एज वेल। कोर्ट ने कहा था कि जो प्रोडक्ट है ना ये काफ़ी लो प्राइस्ड है, कंज्यूमरेबल आइटम है, और जो एवरेज कस्टमर होगा ना वो ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको दुकान पे एक रेड कलर की बोतल दिखाई देगी, वो दुकानदार को बोलेगा प्लीज़ मुझे वो दे दो, वो शरबत का शब्द का इस्तेमाल करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि दिल अफ़ज़ा लिखा हुआ है, रूह अफ़ज़ा लिखा हुआ है। तो आप देखोगे ना ये बहुत ही मतलब जिस भी पर्सन ने किया है, कार्तिक सिंह ने, ये बंदे ने मतलब कोर्ट ने भी काफ़ी बहुत गहराई में जाने की कोशिश की, किसी प्रोडक्ट को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये बोलते थे कि ठीक है दिल अफ़ज़ा है तो चलने दो, क्या दिक्कत है, कंपटीशन में तो होना चाहिए, बट प्रॉब्लम हो जाती है ना, लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ है कि अरे अच्छा रूह अफ़ज़ा मतलब उस कंपनी का है, हमदर्द का, और वो शरबत होगा और वो इतने सालों से सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, ये छोटा सा ही था, इसमें थोड़ा बहुत आपको ट्रेडमार्क्स के बारे में पता होना चाहिए था। नाउ वी हैव दिस एडिटोरियल, अ रीटेलिंग ऑफ द इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स प्लाइट। तो इसको जिन्होंने लिखा है गीनू जी ने, ये मेंबर हैं केरला पब्लिक सर्विस कमीशन के, और रेजिमोन कोटप्पन ये एक राइटर है, लेकिन उन्होंने कोई बुक लिख रहे हैं पर उसका नाम अभी उन्होंने रिवील नहीं किया है। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ डेटा बहुत अच्छा है, और आप उसको नोट डाउन करना चाहें बिल्कुल कर लीजिएगा, काम आएगा। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे था कुछ दिनों पहले, यानी कि 18 दिसंबर को, एंड कोविड-19 के टाइम पर हम लोगों ने देखा था 2020 के अंदर किस तरीके से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, एक प्लाइट ऑफ माइग्रेंट देखने को मिला था। उस पर कुछ मूवीज़ भी बन रही हैं, कुछ रिलीज़ भी हो चुकी हैं, एंड सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ था, उस समय पर अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर भी किया था, और कोविड के पूरे पैंडेमिक के दौरान रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन भी किया है। पॉवर्टी ख़राब होती जा रही है सब सहारन रीजन के अंदर, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो लार्ज स्केल पर माइग्रेशन भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इन सब के अंदर ये माइग्रेशन जो होता है ना बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कुछ डेटा है माइग्रेशन पर, एज पर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, उनकी वर्ल्ड माइग्रेशन की रिपोर्ट है 2022 की, इसी बार की रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो है ना वो अवेलेबल हैं एज पर द ग्लोबल डेटा ऑफ 2020। इसमें से 2/3 जो है ना वो लेबर माइग्रेंट्स है। 281 है, 300 ही मान के चल लो। वो कह रहा है कि ऑलमोस्ट 200 मिलियन ऐसे लोग हैं जो लेबर माइग्रेंट्स है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सिर्फ काम की खोज में, उनका ट्रैवल होता ही है, काम के सिलसिले में होता है। वाइल देयर वर 169 मिलियन लेबर माइग्रेंट्स इन 2019 और द फिगर हैज़ टच्ड 164 मिलियन इन 2020। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो मेजरली ना साउथ एशिया के अंदर 40% ये चीज़ होती है, और जो लॉन्ग टर्म का जो डेटा है इंटरनेशनल माइग्रेशन का वो बताता है कि माइग्रेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये इकोनॉमिक, जोग्राफिक और डेमोग्राफिक और बाकी फैक्टर्स की वजह से शेप किया रहता है, और ये कॉरिडोर से होता है ना, ये कई सालों तक डेवलप होते रहते हैं। रिसेंटली भी कुछ केस देखने को मिले थे, 300 इंडियन इंजीनियर्स होते हैं ना तमिलनाडु के, इनकी ट्रैफिकिंग हुई थी म्यांमार के अंदर, है ना, इनको क्रिप्टो स्कैम में एम्प्लॉय किया गया था, और 20 इंडियन नर्सेज की ट्रैफिकिंग हुई थी यूएई के अंदर, उनको कुछ फेक जॉब ऑफर्स दी गई थी। तो दोनों के दोनों जो ग्रुप्स थे ना वो डेस्परेट होके गए थे क्योंकि उनको कोविड-19 में ना जॉब हंट करना था, उनको नौकरी मिल नहीं रही थी, तो इस कारण से इनको जाना पड़ा, लेकिन पता चला कि इनकी ट्रैफिकिंग हो रही है। केरला गवर्नमेंट का जो डेटा है ना वो ये कहता है कि कुछ 1.7 मिलियन यानी कि तकरीबन 17 लाख जो लोग थे ना केरलाइट्स, वो वापस आए थे अब्रॉड से जब भी पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी। तो 2020 जून से लेकर और 2021 जून के बीच में 17 लाख लोग केरला के वापस आ गए थे। तकरीबन 15 लाख लोगों की जॉब का नुकसान हो गया था, और किसी के पास कोई प्लान नहीं था सर्वाइव करने को, है ना। ये सब जॉब के प्रति सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे केरला में आकर के। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है ये लार्जेस्ट माइग्रेंट सेंडिंग और रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है। ध्यान रखना, मैंने ये कई बार रिपीट करता हूँ,
वर्ल्ड में मैक्सिमम रेमिटेंस इंडिया में आता है। रेमिटेंस क्या होता है? ये जो 17 लाख लोग गए ना, आए थे वापस, सॉरी, ये जब बाहर काम कर रहे थे तो अपने घर में जो पैसा भेजते थे ना, अपने फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। इट्स काइंड ऑफ गिफ्ट दैट दे सेंड। तो इंडिया में ही इस तरह का अमाउंट मैक्सिमम आता है, और इंडिया में भी केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम ये रेमिटेंस का अमाउंट आता है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इंडिया के अंदर पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही होती है। अब ये बहुत सीरियस कंसर्न है ना। इंडियंस आर येट टू हैव अ टेंजिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी। हमारे पास ऐसी पॉलिसी है ही नहीं। हमारे पास एक इमिग्रेशन एक्ट है 1983 का। अब देखो, दो टर्म्स होते हैं आपके पास, एक होता है एमिग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन। एक तो इनके मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, बस बाकी कुछ और नहीं है इनमें। एमिग्रेशन अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा हूँ तो एग्जिट की बात करो। अब इंडिया से कोई अगर एग्जिट करके जाएगा, हम उसको बोलेंगे एमिग्रेशन। इमिग्रेशन, इन, आई से इन लगा दो, ठीक है, कैपिटल जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना, उससे इनकी मीनिंग को कनेक्ट कर लो। तो इंडिया में जो लोग आएंगे ना, मान लो बाहर से कुछ लोग आ रहे होते हैं इंडिया में, तो हम उनको बोलेंगे वो इमिग्रेंट्स हैं, और जो बाहर जा रहे हैं इंडिया से, वो एमिग्रेंट्स हो जाएंगे। तो एग्जिट वाला एमिग्रेंट्स और अनरिटर्न वाले। तो हमारे पास एक एक्ट है 1983 का, लेकिन पिछले 40 सालों के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना, उनमें बहुत बदलाव देखने को मिले थे। तो इंडियन गवर्नमेंट इस एक्ट को अपडेट करने पर काफ़ी शांत से रही है। अथॉरिटीज़ ने कुछ डिस्कशन वगैरह नहीं किया था कि एक कोई बहुत ही रॉबस्ट सा इमिग्रेशन का बिल पार्लियामेंट में पास हो। पार्लियामेंट के विंटर सेशन के अंदर एक डॉक्यूमेंट था, उसमें बताया गया था कि अराउंड 9 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स जो हैं वो GCC में काम कर रहे हैं, जो कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ अरब स्टेट्स है वहाँ पर। कुछ जो इसमें से GCC स्टेट्स है ना, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स वगैरह पास किए थे कि इनके माइग्रेंट के राइट्स को भी सिक्योर किया जाए, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। कोविड-19 की पैंडेमिक के दौरान ना एक बड़ा ही मस्त चीज़ न्यूज़ सामने आई थी, वो थी कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम वैसे बहुत पॉपुलर था, लेकिन कोविड के टाइम पर ज़्यादा सुनने को मिला था। उन्होंने कहा था इसमें क्या होता क्या है ना, कफाला सिस्टम के अंदर यहाँ से जो मजदूर जाएगा ना, उसका वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उस बंदे का सुपरवाइज़र, वो एक काइंड ऑफ वो करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, ठीक है। एक तरीके काइंड ऑफ मजदूरी सिस्टम हो जाता है, बंधुआ मजदूरी। कंडीशंस लगा देते हैं कि आपने इतने दिन ऐसे ऐसे काम करना, नहीं करोगे तो इतने पैसे काट लेंगे, या फिर ये वाली चीज़ें नहीं देंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ होता है। तो इसके कारण बहुत सारा रिट्रेचमेंट भी हुआ था, है ना, लेबर फोर्स का। अब इन एशिया लेड कैंपेन, अभी हम लोगों ने देखा ना 40% के आसपास जो है वो साउथ एशिया में देखने को मिल रहा था। तो कुछ सिविल सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कॉलर्स, माइग्रेंट लेबर्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर द जस्टिस फॉर द वेज थेफ्ट। ये कैंपेन चल रहा है कि कुछ बहुत सारे सैलरी बेनिफिट्स जो अभी तक पेंडिंग है, इनको नहीं दिए गए थे। पेंडेमिक के कारण क्या कुछ हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हुआ है, सैलरीज कम हो गई हैं, है ना, और जो बहुत सारी सैलरीज थी वो दी ही नहीं गई है ना, कंपेंसेशन नहीं दिया गया, रेजिडुअल ड्यूज़ नहीं दिए गए। तो ये नोट किया जाना चाहिए कि जो बहुत सारे रिच एम्प्लॉयज़ है ना GCC नेशंस के, जो वॉयलेट करते हैं बेसिक लेबर लॉज को, वो रिफ्यूज़ करते हैं रेगुलर सैलरीज वगैरह को, वो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के, उसमें इंडियंस को भी सफ़र करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है ना माइग्रेंट लेबर्स वगैरह की, इसमें इरेगुलर पेमेंट होती है, इनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, लेबर राइट्स वगैरह इनको नहीं दिए जाते, है ना। इनका ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म, यानी कि शिकायत का जो निवारण केंद्र वगैरह होता है ना, वो भी इनका अवेलेबल नहीं होता है प्रॉपरली। इरेगुलर तरीके से पेमेंट होती है, कभी कभी होती ही नहीं पेमेंट वगैरह। और कोविड के टाइम पर ये सारी की सारी चीज़ें बहुत एग्जैजरबेट कर गई थी, यानी कि सारी जो बेकार चीज़ें होती हैं बढ़ गई थी। कुछ कंट्रीज जैसे कि फिलीपींस वगैरह, इन्होंने ये भी देखा था वहाँ पर वेज थेफ्ट भी हो रहा था उनके माइग्रेंट्स का, है ना। उन्होंने इस चीज़ को लीगली हैंडल भी किया था। वेज थेफ्ट का मतलब कि इनके जो ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं ना, उनकी सैलरी वैलरी को चोरी करने लग जाते हैं डिपार्टमेंट में से। तो एज पर दिस आर्टिकल उन्होंने कहा कि वीमेन के ऊपर फोकस किया जाए, है ना, क्योंकि जो माइग्रेंट फोर्स के अंदर ना मोस्टली चीज़ें GCC के अंदर है, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं ना यहाँ पर। एंड इंटरेस्टिंगली जो इंडियन नर्सेज वगैरह होती हैं, केयर गिवर्स जो होती हैं ना, ये मोस्टली जो इन वोलेटाइल कंट्रीज़ में काम करती हैं, इराक, सीरिया, लीबिया, येमेन, इजराइल, है ना, और पेपुआ न्यू गिनी में भी काम करती हैं। अब ये तो आप लोगों ने देखा होगा, सलमान खान की मूवी थी जो टाइगर वाली, उसमें वो लोग नर्स वगैरह को छुड़वाते हैं किसी आतंकवादी से। तो बस उससे याद रखो कि इन कंट्रीज़ के अंदर इंडियन नर्स की प्रेजेंस ज़्यादा है, और वो भी केरला की साइड से जो नर्स होती है ना, वो मैक्सिमम जाती है वहाँ पर। तो वीमेन वर्कर्स जो होती हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, वो अपनी इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के पास अप्रोच करती हैं, क्योंकि इनके खुद की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर एजेंसीज इनको बाहर जॉब दिलवा देती हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली इन सिचुएशन को समझना पड़ेगा वीमेन के माइग्रेशन को लेकर के, और इंडिया में कुछ इनके राइट्स को बेस्ड पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। फाइनली जो कोविड पैंडेमिक है उसके कारण ग्लोबल माइग्रेशन के पैटर्न चेंज हुए हैं, एंड कुछ माइग्रेटरी कॉरिडोर्स का रिस्ट्रक्चर भी हुआ है। UN को अपना इनका जो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है ना, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन एंड रेगुलेशन माइग्रेशन, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो सारे माइग्रेंट्स फेस करते हैं, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है।
और इंडियन गवर्नमेंट को भी अपना ये जो बिल था इमिग्रेशन जो एक्ट था इमिग्रेशन 1983 का, इस पे लेटेस्ट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली कुछ अपडेट्स करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन थी, इसमें डेटा भी अच्छा था, इसमें सजेशंस भी अच्छे थे, वीमेन स्पेसिफिक चीज़ों को भी टारगेट किया गया है एंड इट्स अ वेरी गुड एडिटोरियल। अब करते हैं सबसे ज़्यादा काम की चीज़। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग एथिक्स का जो PYQ उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है 2013 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, डेली एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे। आज तो पहला दिन था तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ और उसका आंसर भी साथ में दिखा दूंगा, बट आज का पूरा कंप्लीट करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है को मैं आपको एडवांस में बता दूंगा, ताकि अगर कोई आपने अपने आप में इसकी PYQ प्रैक्टिस करना चाहे तो पैरेलली चल भी सकता है। तो एक बार मैं आप लोगों को पेपर अगर दिखाता हूँ तो ये आप लोगों का PYQ है 2013 में जो पेपर आया था। 2013 में एथिक्स की शुरुआत हुई थी, उससे पहले एथिक्स का पेपर नहीं हुआ करता था। तो अगर आप देखोगे सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज़ एंड एथिक्स, इन व्हाट वे इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि हमको 2 पेजेस मिलेंगे। तो समय कितना मिलेगा? तो जो सेलेक्टेड लोग हैं वो बोलते हैं कि 7 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए। अगर आप देखोगे सेकंड जो क्वेश्चन है तो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th 8 क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए में है। सेक्शन बी के अंदर कुछ केस स्टडीज़ वगैरह आ जाती हैं और वहाँ पर क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो देखोगे आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको रीड करने में टाइम लगता है। सो विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सारे PYQs कवर करेंगे जब तक भी चलेगा ये हमारा इनिशिएटिव। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था ना 2013 का वो था, अब देखो ध्यान रखनी कुछ चीज़ें। एक तो 10 नंबर है तो हमें कितने पेजेस मिल रहे हैं? वी आर गेटिंग 2 पेजेस एंड वी आर गेटिंग 7 मिनट्स। लेट्स नॉट एम फॉर 7 मिनट्स, लेट्स एम फॉर 6 मिनट्स। 1 मिनट और बचाई जाए। ये मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि 6 मिनट के अंदर एक 10 नंबर का क्वेश्चन किया जाए। जिसने बहुत प्रैक्टिस की होती है ना, जिसने तकरीबन 40-50 टेस्ट लिख चुका होता है, फुल टेस्ट 3-3 घंटे के, उसकी स्पीड डेवलप हो पाती है कि वो 6 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन पूरा लिख देगा, क्योंकि वो इतना कंटेंट को लिख चुका होता है। सो प्रैक्टिस आपको यही करनी है। तो ठीक है, अब तरीका क्या होता है ना, जनरली ये जो आपको शीट मिलती है ना उसमें कुछ इतना ही स्पेस होता है जहाँ पर आपका क्वेश्चन टाइप्ड होता है। वो टाइप्ड होता है तो कम स्पेस घेरता है, जब मुझे पेन से लिखना पड़ा तो स्पेस ज़्यादा घेरता है। बट आप एम करके चलो कि आपको स्पेस कितना मिल रहा होता है। और इस तरह की जो ये मार्जिन होती है ना, आंसर राइटिंग हमेशा मार्जिन वाली में ही प्रैक्टिस किया अगर। कुछ लोग ना अपने आप को बड़ा 30 मार्क का समझते हैं, नहीं हम तो प्लेन A4 शीट में करेंगे, वो खुल के लिख रहे होते हैं, उनको पता नहीं चल पाएगा, इसलिए मेंस क्लियर नहीं हो रहे होते बहुत लोगों के। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है लोगों की, वो ओपन शीट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वो कहना क्या चाह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज़ एंड एथिक्स। उसने सवाल पूछा है, उसने एक स्टेटमेंट दे दी, भाई ये बताओ तुम वैल्यूज़ और एथिक्स से क्या समझते हो। ये पहले पेपर जो पहली बार पेपर आया था उसका पहला सवाल यही था। फिर उसने बोला, इन व्हाट वेज इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन के 2 स्टेटमेंट है, यानी कि मैं एक पेज में 5 नंबर में इसका जवाब दे सकता हूँ और 5 नंबर में इसका जवाब दे सकता हूँ। एक पेज पर मैं ये बता सकता हूँ कि भाई साहब वैल्यूज़ क्या होती हैं, एथिक्स क्या होती हैं। दूसरे पेज पर उसको मैं ये बता सकता हूँ कि क्या किस किस तरीके से। उन्होंने पूछा इसने वट वेज, वो यानी कि एग्जाम्पल पूछने की कोशिश कर रहा है। सी ट्राई टू डिकोड, ही इज़ आस्किंग फॉर एग्जाम्पल। वेज बताओ भाई साहब कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है कि आप एथिकली भी रहो और आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी रहो। ओके फाइन, अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रहे, एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं, उसने अगर पहले वैल्यूज़ पूछा है ना फिर एथिक्स पूछा है, आपके आंसर राइटिंग में भी पहले वैल्यू का ही आंसर होना चाहिए। तो एक थिंकर है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन रॉकीज, अ वैल्यू इज एंड्योरिंग बिलीफ, मोड ऑफ कंडक्ट और अ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इज पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल। ठीक है, एक थिंकर का नाम दिया। अभी जो मैंने रेड कलर में बॉक्स बनाया हुआ है ना, बेसिकली ये आपको हाईलाइट करना पड़ता है। आप किसी थिंकर के नाम को बॉक्स में डाल सकते हो, येस, इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आपको अंडरलाइन ही करना है। इसलिए टॉपर्स की नोटबुक्स को पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे तो आइडिया लगेगा क्या कुछ अलाउ होता है। फिर हम लोगों ने एथिक्स को, मैंने उसको वैल्यू का मतलब बता दिया। आई एम सपोज टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू हेयर, बट मैं आगे दोनों एथिक्स और वैल्यू दोनों का एग्जाम्पल मिक्स करके दूंगा। फिर मुझे उसको एथिक्स बताना है। तो आत्मानी प्रतिकुलानी परेशान समाचरी, ये एक प्रिंसिपल है जो कि महाभारत में गिवन है। द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स इज वेल कॉन्क्रेटाइज्ड इन दिस मैक्सिम। एथिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ethos, meaning character and the study of human action from the point of view of its rightfulness और wrongfulness। मैंने उसको एथिक्स की डेफिनेशन भी बता दी क्योंकि उसने मुझसे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज़ एंड एथिक्स। अब मैं उसको एग्जांपल दूंगा। मैंने कहा नेशनल वैल्यूज़ जैसे कि पेट्रियोटिज्म, डेमोक्रेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन
while ethical behavior is one which abides by ethical means to achieve the desired ends. मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि वो एक्चुअल में ना बाद में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को और एथिकल को मिक्स करके पूछ रहे हैं. तो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज एज वेल एज एथिक्स. दोनों का मैंने मर्ज करके एक एग्जाम्पल दे दिया. फाइन. अब मेरा एक पार्ट तो खत्म हो गया, लेकिन मेरा एक पेज जो था ना उसमें स्पेस बचा हुआ है. तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर इटसेल्फ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है ना, ये इज इन व्हाट वेज वाला, ये थोड़ा सा लेंथी होगा. तो शायद मेरा जो पेज का एक पार्ट यहाँ पर था और एक पार्ट यहाँ था ना, इससे मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा. तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर इटसेल्फ. उन्होंने कहा था कि इज इट इम्पॉर्टेंट, मैंने लिखा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट. व्हाई डिड आई यूज़ दिस लाइन? यू हैव टू यूज़ द क्वेश्चन वाला कीवर्ड्स. क्वेश्चन की कीवर्ड्स को सामने करो. वो व्यक्ति आंसर्स नहीं पढ़ रहा होगा हर शीट के अंदर, पर वो हर शीट में सेम क्वेश्चन पढ़ रहा है, उसके कीवर्ड्स दिमाग में घुसे हुए हैं क्वेश्चन वाले. तो आपको भी ध्यान में रखना है कि मैं उसको कीवर्ड से भटकाऊँ ना. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कनेक्टिंग, ये कनेक्टिविटी बना के रखता है. उसको बार बार क्वेश्चन का कीवर्ड मिल रहा होता है ना, तो वो क्वेश्चन से भटक नहीं रहा है आपके आंसर के बीच जाने के बावजूद भी. ये तरीके होते हैं जो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा. तो मैंने पहला स्टेटमेंट दिया, इफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन बोथ स्किल्स एंड वैल्यूज. दिस इज एंड ये तो मैंने देख लिया, वैल्यूज़ की बात कर दी. फिर मैंने कहा प्रोफेशनल स्किल हेल्प करती गेटिंग अ जॉब वाइल एथिकल कॉम्पिटेंस हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस. मेक सेंस. स्टेटमेंट तो एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं, आप समझ गए होंगे. फिर मैंने सेकंड पॉइंट दिया, मैंने कहा एथिकल कॉम्पिटेंस इन द पब्लिक सर्विस हेल्प्स इन अप्लाइंग लव, एम्पैथी एंड कंपैशन अलॉन्ग विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस टू सर्व द पब्लिक विद फुल डिवोशन. मैंने दो स्टेटमेंट्स के अंदर दोनों चीज़ों को पहले लेके चला हूँ. फिर एथिक्स गाइड द प्रॉपर डिसीजन मेकिंग. ओके, अब यहाँ पर मैंने एथिक्स के बारे में बात कर दी, लेकिन मैंने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात नहीं की. बट मैंने देखा कि डिसीजन मेकिंग तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ही होता है. थर्ड, बीइंग एथिकल इंक्रीजेज ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट, कॉलेजियलिटी, लॉयल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी. अब अकाउंटेबिलिटी, लॉयल्टी, ये सारे के सारे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होते हैं और ये एथिक्स से इंक्रीज हो जाते हैं. फिर मैंने कहा विदाउट एथिक्स नॉलेज बिकम्स ड्रेडफुल एंड डेंजरस, हिंडरिंग प्रोफेशनलिज्म. दोनों को यूज़ किया अभी. फिर मैंने क्या किया, मैंने काम किया यार थोड़ा सा जनरली फ्रेमवर्क्स वगैरह, जो फ्रेम्स मतलब फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना ईजी होता है, तो एक फ्रेम बना दिया. ओनली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अगर होगा तो क्या होगा, हॉलिस्ट ये थोड़ा एक यहाँ पे एरो आएगा, ये मिस हो गया. अगर ओनली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगा ना तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड आएगा. बट ओनली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यहाँ एरो नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस प्लस में होलिस्टिक कॉम्पिटेंस होगा ना तो बैलेंस बनेगा ब्यूरोक्रेटिक का और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का. ये मैं थोड़ा ड्रॉ करना भूल गया था, बट देखो अभी ये चीज़ आपको सीखनी है. जब आप जल्दबाजी में आंसर लिखोगे ना, ऐसा होगा कि आपसे गलतियाँ हो जाएंगी. तभी अगर आप 7 मिनट्स की जगह 6 मिनट्स का एम करोगे ना, यू विल हैव 1 मिनट टू रिव्यू एवरी आंसर इन द एंड. सोच करके देखो कितने सारे मिनट्स आपके बचेंगे. तो यू कैन जस्ट गो थ्रू, रीड द क्वेश्चन. ऐसे छोटे मोटे एरोज वगैरह कभी गलत बन गए हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई नंबरिंग देना भूल गए हो, हमेशा ध्यान रखना वो जो एक रूल है ना 7-5-3 वाला रूल है, आंसर राइटिंग में करते हैं कि 7 मिनट्स में करो, ठीक है. 5 पॉइंट्स लिखो हर कीवर्ड के और 3 डायमेंशंस पे काम करो. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 7 मिनट्स का हमने ध्यान में रखा. हमने होता 7 है बट हम एम करेंगे 6 मिनट का, यानी कि मैं 3 मिनट एक पेज को दूंगा, ठीक है. तो 7 मिनट्स में लिखा और 5 पॉइंट लेने की कोशिश करी एंड 3 डायमेंशन इसमें 5 पॉइंट्स में कवर भी हो गए मेरे. फिर मैंने इसको एंडिंग की. मैंने कहा एक एग्जांपल दे करके, ओसामा बिन लादेन शोज दैट हाउएवर टैलेंटेड पर्सन मे बी हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ही हैज़ इम्बाइब्ड. तो मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पर फिर दोबारा रिपीट किया है. इफ़ द वैल्यूज़, देखो कीवर्ड रिपीट हो रहे हैं, आर नेगेटिव, हायर स्किल विल रिजल्ट इन नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, हेंस मिक्स ऑफ बोथ इज नीडेड. तो कंक्लूजन भी कर दिया है और मैंने कीवर्ड्स मिस नहीं किए क्योंकि वो मुझे वैल्यू के ऊपर घुमाने की कोशिश कर रहा था, वैल्यू और एथिक्स, और उसने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात की थी. तो जो उसने पूछा था ना वो यहाँ तक ख़त्म हो गया था. मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर दूँ, ईजी हो जाएगा दोबारा से. तो जो भाई साहब ने पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि भाई वैल्यूज़ बताओ, एथिक्स बताओ, वो मैंने ऑलमोस्ट सब यहाँ तक कवर कर दिया था. अब मैंने अपने और दिमाग लगाया. लेट्स पुट वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स कंक्लूड दिस, लेट्स ब्रिंग द कीवर्ड्स अगेन, लेट्स पुट अप अ फ्लो चार्ट ऑल्सो.
लेट्स मेक इट मोर अट्रैक्टिव कि कहीं यहाँ पर आके वो मे बी उसको अच्छे लगे कि 5 पॉइंट्स लिखे हैं भाई आंसर राइटिंग में, बट स्टिल अगर वो थक जाए तो लेट मी गिव मोर क्रिएटिविटी टू दिस पर्सन। एंड द मोमेंट ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल आएगा ना, सडनली कुछ फ्रेशनेस आती है। तो बस यही सीखना है, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहो तो अपना नोट डाउन कर लेना, देख करके PDF अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। हम लोगों ने एक कर लिया, सेकंड में मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं हर दिन आपको एडवांस में क्वेश्चन दिखाता हुआ चलूँगा कि नेक्स्ट डे हम कौन सा कवर करने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पर सामने पहला क्वेश्चन कवर हो गया। कल हम लोग करेंगे सेकंड का A पार्ट भी और B पार्ट भी दोनों, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, इंटीग्रिटी, परसेवरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट, करेज ऑफ कन्विक्शन। तो 3-3 नंबर के हैं, 15 का क्वेश्चन का 15 मार्क्स का ये हो गया। और उसका B पार्ट है इंडिकेट 2 मोर एट्रीब्यूट्स विच यू कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक सर्विस, जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। उसने कहा 5 हमने ऊपर लिख दिए, इनको एक्सप्लेन करो और 2 अपनी साइड से ऐड करके बताओ। तो कल आप लोग देखोगे तो एक क्वेश्चन हम लोग 7 वैल्यूज़ एथिक्स की एक्सप्लेन कर देंगे, और टोटल कितने नंबर का 25 नंबर का कल डिस्कस करेंगे। तो अपनी साइड से सोच के रखना, या तो अपने घर पे प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पर देख करके उसमें वैल्यू एडिशन कर लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।